चलिए अशोक के बारे में पढ़ते हैं, जो मौर्य वंश का था और बिंदुसार का पुत्र था। अशोक को देवनाम प्रियदर्शनी, उज्जैन करमौली, चंड अशोक, अशोक वर्धना और अशोक भी कहा जाता है। चंड अशोक इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपने 99 भाइयों को मारा था। पुराणों में इसे अशोक वर्धना कहा जाता है। और अशोक इसे मस्की अभिलेख जो कर्नाटक में है, गुर्जरा अभिलेख जो एमपी में है, नेत्तूर अभिलेख जो आंध्र प्रदेश में है, उड़ेगोलम अभिलेख आदि में कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। दिव्यवादन ग्रंथ जो बौद्ध ग्रंथ है, इसमें अशोक के प्रारंभिक जीवन की जानकारी मिलती है। महावंश ग्रंथ जो बौद्ध ग्रंथ है, इसमें 99 भाइयों को मारने की जानकारी मिलती है। ये राधागुप्त की सहायता से 269 बीसी को गद्दी पर बैठा। बिंदुसार के समय ये उज्जैन का राजा बना और इसने प्रथम बौद्ध शिक्षा निग्रोध से प्राप्त की। निग्रोध सुसीम का पुत्र था। सुसीम अशोक का भाई था। फिर शासनकाल के 8वें वर्ष 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग का राजा नंदीराज था। कलिंग युद्ध के नरसंहार को देखकर इसका मन द्रवित हो गया। जब वह कलिंग से लौट रहा था तो इसको दूसरी बौद्ध शिक्षा उपगुप्त ने दी। फिर मोगलीपुत्र तिस ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। इस पर उपगुप्त की शिक्षा का प्रभाव सर्वाधिक हुआ। तब इसने भैरी घोष जो युद्ध की नीति थी को त्याग कर धर्मघोष धर्म की नीति को अपना लिया। कल्हड़ की राजतरंगड़ी से पता चलता है कि अशोक शिव का उपासक था, क्योंकि इसने बितस्ता झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की थी। अशोक ने नेपाल में ललित पत्तन नगर बसाया। चारुमती ने जो अशोक की पुत्री थी ने नेपाल में पति के नाम पर देवपत्तन नगर बसाया। अशोक की पत्नियां देख लेते हैं। अशोक की पत्नी का नाम देवी, जिसे पद्मावती भी कहा जाता था। इससे महेंद्र और संघमित्रा पैदा हुए। इन्हें श्रीलंका भेजा गया धर्म प्रचार के लिए। दूसरी पत्नी थी कारुबा की, जिससे तीवर जो प्रिय पुत्र था अशोक का, और चारुमती का विवाह नेपाल के शासक देवपाल से हुआ। इसलिए नेपाल सबसे तेज बौद्ध धर्म अपनाने वाला देश था। तीसरी पत्नी थी असंधिमित्रा और चौथी पत्नी थी तिस्से रक्षिता, जो बौद्ध धर्म की विरोधी थी। अशोक के कुल 4 पुत्र थे। नंबर 1 तीवर, दूसरा महेंद्र, तीसरा कुणाल और चौथा जालोक। अशोक के बाद कुणाल राजा बना, फिर संप्रीति राजा बना। अशोक के साम्राज्य का विस्तार। अशोक का साम्राज्य बंगाल, गुजरात, अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक था। नोट: मौर्य साम्राज्य का असम में कोई साक्ष्य नहीं मिला। अशोक प्रत्येक 5 वर्ष बाद अपने अधिकारियों को जनता के पास भेजता था और हर 10वें वर्ष स्वयं जाता था। तो ये पहले 10वें वर्ष बोधगया गया। बोधगया में राजस्व का 1/8 कर दिया इसने। फिर 20वें वर्ष लुम्बिनी गया। इसी समय लुम्बिनी को कर मुक्त घोषित कर दिया। अशोक के 2 अभिलेख नेपाल से प्राप्त हुए हैं। नंबर 1 रुम्मिनदेई अभिलेख। रुम्मिनदेई अभिलेख में बुद्ध के जीवन के बारे में पता चलता है। मौर्य काल की आर्थिक नीति एवं टैक्स नीति का भी पता चलता है। अशोक के बौद्ध होने का प्रबल प्रमाण भब्रू बैराट अभिलेख से मिलता है, जो राजस्थान में था। भब्रू बैराट अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए सांची स्तूप बनवाया है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन में है। भारहूत स्तूप बनवाया, जो एमपी के सतना में है। सारनाथ स्तूप बनवाया, जो यूपी के सारनाथ में है। अशोक ने बराबर की पहाड़ी कटवाकर अजीवक धर्म के लिए भी गुफाएं बनवाई थी, जो पिछली क्लास में हमने बताई हैं। लिखने की कला को फारस ईरान के राजा डेरियस III, जिसे दारा III भी कहा जाता है, से सीखी। इनकी भाषा प्राकृत थी। लिपि ब्राह्मी लिपि सर्वाधिक यूज हुआ है। ब्राह्मी लिपि का इसके अभिलेखों में सर्वाधिक यूज हुआ है। सर्वप्रथम इसकी खोज 1750 में फैनथेलन ने की थी। सर्वप्रथम इसको 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा। खरोष्टी लिपि, मानसेरा अभिलेख और सहवाजगढ़ी अभिलेख, जो दोनों पाकिस्तान में है। मानसेरा अभिलेख हजारा में है, सहवाजगढ़ी पेशावर में है। दोनों अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। सारेकुना अभिलेख जो कांधार में मिला है, ये अरामाइक और ग्रीक दोनों लिपियों में लिखा गया है। अशोक के अन्न भंडार का पता सोगोरा या महास्थान अभिलेख से मिलता है।
नोट। इसने 14 शिलालेख लिखवाए, 13 लघु शिलालेख लिखवाए, 7 स्तंभ लेख लिखवाए, 6 लघु स्तंभ लेख लिखवाए, 3 गुहालेख लिखवाए। 14 शिलालेखों को 8 स्थानों से प्राप्त किया गया है। 14 शिलालेखों में कही गई मुख्य बातें। पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरे शिलालेख में मनुष्य पशु की चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। चौथे शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष को अपनाया है अशोक ने। 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया है। अशोक का साम्राज्य 5 प्रांतों में बांटा गया है। उत्तर प्रांत, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणी पथ प्रांत, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग, जिसकी राजधानी तोसली थी। मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई कुल थी और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। 100 ग्राम का समूह संग्रहण कहलाता था। 200 ग्राम का समूह खरवाटिक कहलाता था। 400 गांव का समूह द्रोणामुख कहलाता था। 800 गांव का समूह स्थानीय कहलाता था। स्थानीय का समूह आहार या विष कहलाता था। आहार या विष का समूह प्रांत कहलाता था। प्रांत का समूह साम्राज्य कहलाता था। जिले के प्रशासनिक अधिकारी को स्थानिक कहते थे। गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गुप्तचर पुरुष या स्त्री दोनों होते थे। पुरुष होता था तो उसे संतितिक्षण सारथ कहा जाता था। स्त्री होती थी तो उसे भिक्षुकी या परिव्राजक कहा जाता था। गुप्तचर 2 तरह के होते थे, संस्थागत या संचार। संस्थागत वो होते थे जो एक स्थान पर रहकर जानकारी प्राप्त करते थे। संचार वो होते थे जो भ्रमण करके जानकारी प्राप्त करते थे। स्ट्रैबो ने गुप्तचरों को इंस्पेक्टर कहा था और एरियन ने इन्हें ओवरसियर कहा था। मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में धार्मिक अनुष्ठानों के मंत्री को पुरोहित कहा जाता था। मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाली आय को राष्ट्र कहा जाता था। मौर्य काल साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को पड़ कहा जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अशोक ने तीसरी बौद्ध संधि कराई थी। मौर्य वंश के पूर्व मगध का शासक घनानंद था। मौर्य वंश के पूर्व मगध का शासक घनानंद था। मौर्य वंश के पूर्व मगध का अंतिम शासक घनानंद था। तो ये था मौर्य काल। इसके आगे आएगा मौर्योत्तर काल। थैंक यू।